गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया था। दोस्तों, हमने अभी तक जो कवर किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, थोड़ा मैं उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था, पहला जो एलिमेंट होता है। उसके बाद सेक्शन 10 ने जितने भी एलिमेंट्स कहे थे वो भी सारे हमारी एक्ट ने अभी तक कवर कर दिए थे। यूनिट 3 तक हमने वो सारे डिटेल में पढ़ दिए थे। यूनिट 4 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, सिर्फ हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। जो पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती है, अब वो प्रॉमिस परफॉर्म करने की बारी थी। तो वो 4th यूनिट में हमने कवर किया था। कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करना होगा, कब परफॉर्म करना है, परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। फिर अ, काफ़ी सारी परफॉर्मेंस के बारे में हमने चर्चाएं की थी। दोस्तों, यूनिट 5 इसमें हम अब ये देखने वाले हैं कि जो एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। अदर पार्टी को इंजरी होगी, उसका कुछ लॉस हो सकता है। तो उस अदर पार्टी के पास जिसको इंजरी पहुंची है या जिसका लॉस हुआ है, उसके पास क्या रेमेडीज है, वो क्या कर सकती है, वो सब हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। हो सकता है आज के ही लेक्चर में ये कवर हो जाए। तो अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा सा बचा हुआ है, वो काफी इजी पोर्शन बचा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इस यूनिट में क्या कहा गया है। तो इस यूनिट ये जो यूनिट है ये बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मीन्स अगर एक पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है, अगर वो परफॉर्म करने से मना कर रही है, पहले तो उसने हाँ कहा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब जब परफॉर्म करने की बारी आई है, वो दिन आया है परफॉर्मेंस का, उस दिन पे वो पार्टी अब परफॉर्म करने से मना कर रही है, तो उसी को ही कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। तो उस केस में अदर पार्टी, हो सकता है उसका कुछ नुकसान हुआ हो, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज है, वो क्या कर सकती है, उसके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और कौन कौन से टाइप के ब्रीच होते हैं। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार दूंगा, आप 2 लाख रुपीज मुझे देना। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने भी हाँ बोल दिया। अब जब कार डिलीवर करने की बारी आई है, वो दिन आया सामने और मैं उसको कार देने से मना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मेरी ऑब्लिगेशन है और वो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसी को ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो दो तरीके से होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 4th यूनिट में कल लास्ट लेक्चर में हमको ये दो वर्ड आए थे, तब मैंने आपको कहा था कि अगले यूनिट में मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। तो देखो क्या होता है, ब्रीच जो होता है ना, प्रॉमिस मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये मैं अदर पार्टी को कब कम्युनिकेट करता हूँ बात, उसके ऊपर डिपेंड होता है एक्चुअल ब्रीच है या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच है। जैसे से फॉर एग्जांपल, मेरे घर पे कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसके लिए मैंने कैटरिंग वाले को ऑर्डर दिया है और मैंने उसको डेट बता दिया था कि इस डेट को इस समय आपको आना होगा और 200 पर्सन्स के लिए आपको खाना बनाना होगा। ये सब हमारा तय हो गया, सब सब कुछ सेटल हो गया, उसने भी हाँ बोल दिया, डेट फाइनल हो गई, समय फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो डेट आई है और उस दिन जिस समय उसको आना था, वो तब उस समय पे मना कर रहा है आने से, टाइम पे बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब अदर पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देती है, जो उसने प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म करने से मना कर देती है, और मना कब कर रही है वो, जब परफॉर्मेंस की बारी आई है, यानी जिस समय परफॉर्मेंस करना है उसी समय वो मना कर देती है, उसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, एंटीसिपेटरी का मतलब क्या था, एंटीसिपेट करना। मीन्स वो मना कर रहा है परफॉर्म करने से, लेकिन कब मना कर रहा है, समय पे नहीं, वो टाइम नहीं आया अभी तक परफॉर्मेंस का, उस टाइम से पहले वो मना कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल,
मैंने उसको डेट बताई थी कि 1 जनवरी को हमारे यहाँ पे फंक्शन है, आपको आना होगा और 1 जनवरी को वो आके खाना बनाएगा, ऐसा हमारा सब कुछ तय हुआ था। अब वो अगर 1 जनवरी को मना कर रहा है जिस दिन परफॉर्म करना है तो हो गया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 1 जनवरी अभी तक आई नहीं है, 8-10 दिन बाकी है कुछ। वो 20 दिसंबर के आसपास मुझे कह रहा है कि जो मैंने आपसे कहा था ना मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, जो कुछ भी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये मुझे वो कब बता रहा है, 1 जनवरी आने से पहले ही वो मुझे बता रहा है। जो हमारा डेट फिक्स हुआ था ना उससे पहले ही वो मुझे बता रहा है। तो ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी में जो पार्टी है वो पहले ही बता देती है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, कुछ दिन पहले ही बता देती है, समय परफॉर्मेंस के समय से वो पहले ही बता देती है। उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो वही बात कही है यहाँ पे। सबसे पहले बताया उन्होंने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। जो टाइम फिक्स हुआ है परफॉर्मेंस का उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। मीन्स जैसे हमारी डेट डिसाइड हुई थी 1 जनवरी, तो परफॉर्मेंस की डेट फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मीन्स वो परफॉर्मेंस का टाइम जो हमने फिक्स किया था वो अभी तक आया नहीं है, उससे पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। वेयर द प्रोमिसर रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस इवन बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। मीन्स परफॉर्मेंस का जो टाइम फिक्स हुआ है वो आने से पहले ही उसने मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इसको कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जो कह रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये या तो वो बाय वर्ड्स बोलेगा ओरली या फिर रिटर्न फॉर्म में, जिसको हम कहेंगे एक्सप्रेसली, या फिर हो सकता है वो इम्प्लाइडली कहे, वो बाय वर्ड्स ना कहते हुए कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो दो तरीके से ये कम्युनिकेशन हो सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है। सीधा सीधा अदर पार्टी आके कहती है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, ये हो गया एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स। और अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है, कोई कंडक्ट कर रही है, कोई एक्ट कर रही है जिससे मुझे पता चल जाए कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, तो ये हो गया इम्प्लाइड। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। परफॉर्मेंस की जो डेट फिक्स हुई है उससे पहले ही वो परफॉर्म करने से मना कर दे रहा है, तो ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या कहा गया है आगे। व्हेन अ पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आ चुका है। When a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the may promisee may put an end to the contract unless he has signified but words or conduct his acquiescence in its continuance। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। देखो क्या कह रहे हैं उसका। जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, तो जैसे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच में ये वर्ड एंटीसिपेटरी यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, सामने वाली पार्टी ने, जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने से मना किया है। और वो कब मना कर रहा है, जो परफॉर्मेंस का टाइम फिक्स हुआ था उससे पहले ही वो मना कर रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जैसे 1 जनवरी हमारा डिसाइड हुआ था, 20 दिसंबर को ही वो मुझे कह रहा है कि मैं 1 जनवरी को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, मैं परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। मीन्स यहाँ पे अब एंटिसिपेटरी ब्रीच हो रहा है। ये मुझे कब उसने कहा, 20 दिसंबर को कहा। अब वहां से लेके परफॉर्मेंस के टाइम तक 11 to 12 डेज मेरे पास है। अब ये 11 to 12 डेज में मैं क्या कर सकता हूँ। जब उसने मुझे 20 दिसंबर को आके कहा, या उसने मुझसे जब कम्युनिकेट किया 20 दिसंबर को कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब मेरे पास, प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शन है। या तो मैं उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा मान सकता हूँ कि वो खत्म हो गया है, एंड हो गया है, क्योंकि सामने वाला परफॉर्म करने से मना कर रहा है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसी समय, जिस समय वो मुझे कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं उसी समय ऐसा मान सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ब्रीच हो गया, खत्म हो गया। या तो फिर
मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसको अभी भी ऑपरेटिव मान सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। भले ही उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समय हमारा फिक्स हुआ है 1 जनवरी, तब तक मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। हो सकता है इसका मन बदल जाए, हो सकता है अभी तो ये ना बोल रहा है, बाद में हाँ कह दे या बाद में परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। तो मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन तक का। और मान लो 1 जनवरी आ गई और 1 जनवरी को उसने परफॉर्म नहीं किया, तो उस समय मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अब ये एंड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अब ये ब्रीच हो चुका है। तो 2 समय है मेरे पास, एक तो वो समय है जिस समय वो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा 20 दिसंबर को, मैं उसी समय उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता हूँ और ऐसा मान सकता हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसी समय जब वो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस समय जब वो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो मैं रुक सकता हूँ। जब तक परफॉर्मेंस का टाइम नहीं आता तब तक मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू मान सकता हूँ, ऑपरेटिव मान सकता हूँ और जैसे परफॉर्मेंस का टाइम आएगा, अगर वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा है उस दिन, तो फिर मैं उस समय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता हूँ। ठीक है? दोनों केसेस में जो भी मैं चूज कर रहा हूँ, जो भी समय मैं चूज कर रहा हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का, दोनों समय में मेरे पास, दोनों चॉइसेस में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सामने वाले से डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं 20 दिसंबर को डिक्लेयर करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया और ब्रीच हो गया, तब भी मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ डैमेजेस क्लेम करने के लिए। और अगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी भी ऑपरेटिव है, 1 जनवरी तक मैं वेट करता हूँ और 1 जनवरी को अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस समय मैं डिक्लेयर करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, ब्रीच हो गया। उस समय भी मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ डैमेजेस के लिए, जो कुछ भी मेरा नुकसान हुआ है। तो ये प्रॉमिसी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उसी समय जब उसको कम्युनिकेट किया गया है कि परफॉर्मेंस नहीं होने वाला है, नहीं करने वाला है प्रॉमिसर, उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड मान सकता है। या तो परफॉर्मेंस के टाइम तक वो रुक सकता है, ऑपरेटिव मान सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और परफॉर्मेंस के टाइम पे भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। वो ऐसा मान सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है। दोनों केसेस में उसके पास ऑप्शन है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो वही बात कही है, अगर आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ, ये इसी सेक्शन को यहाँ पे उन्होंने एनालिसिस पार्ट में दिया हुआ है। द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन। मीन्स एक तो प्रोमिसर ने जैसे ही परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो अब प्रोमिसी उसको भी ऑप्शन मिल गया। अब वो कह सकता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरे पास एक्सक्यूज है कि आप ही परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा। जैसे कैटरिंग वाले के केस में, मेरे एग्जांपल में कैटरिंग वाला आके खाना बनाएगा तो मुझे उसको पेमेंट देना था। अब वो परफॉर्मेंस करने से मना ही कर रहा है, तो मुझे क्या पेमेंट देने की जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पे प्रोमिस ही को एक्सक्यूज मिल जाता है कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे पास ऑप्शन भी आ जाता है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 ये है, टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसिंडेड, मीन्स कैंसल हो चुका है, एंड सू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस, मैं डैमेजेस के लिए सामने वाले के ऊपर केस कर सकता हूँ फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीजिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। कि परफॉर्मेंस की जो ड्यू डेट हमारी डिसाइड हुई है 1 जनवरी, उस समय तक मुझे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसी समय को कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मान सकता हूँ कि ब्रीच हो चुका है और उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। मीन्स अभी तक 1 जनवरी भी नहीं आई है, उसने मुझे 20 दिसंबर को कहा ना, और मैंने 21 दिसंबर को उसके ऊपर केस कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसिंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। मीन्स दूसरा ऑप्शन ये है कि उसने मुझे 20 दिसंबर को कहा ना कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो मैं अभी भी ऐसा मान सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी भी ऑपरेटिव है और मैं वेट करूंगा परफॉर्मेंस का टाइम आने तक। और बाद में अदर पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, जो कुछ भी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जो कुछ मेरा नुकसान हुआ है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो मैं अदर पार्टी से क्लेम करूंगा। बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो ऑपरेटिव रखा है, तो ये दोनों साइड से ऑपरेटिव रखा है, मेरे बेनिफिट के लिए भी और अदर पार्टी के बेनिफिट के लिए भी। जैसे से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को अगर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो परफॉर्म करने आ जाता है, तो फिर मुझे उसको उसका पेमेंट भी देना होगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे बेनिफिट के लिए उसको ऑपरेटिव मान रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे ऑपरेटिव मानना है तो फिर उसके बेनिफिट के लिए भी मानना है। मीन्स अगर वो टाइम पे आके परफॉर्म कर लेता है तो मुझे उसको उसका पेमेंट देना होगा, उसका भी बेनिफिट मुझे ध्यान में रखना है। And the guilty party, if he so decides on reconsideration, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. तो यहाँ पे अदर पार्टी अपना माइंड चेंज कर सकती है, रिकंसिडर कर सकती है। पहले जैसे उसने मुझे 20 दिसंबर को मना कर दिया था, अब उसका माइंड चेंज हो गया है, अब वो कहता है ठीक है मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो कर सकता है, मुझे उसको उसका पेमेंट देना होगा। और मान लो अगर इस बीच में कोई सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, तो उसका एडवांटेज भी उसको मिलेगा। जैसे हमने इससे पहले कवर किया था लास्ट यूनिट में, हमने देखा था सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मीन्स जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो वो वैलिड होता है, लेकिन बाद में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो जाता है टास्क। तो अब जब टास्क ही इम्पॉसिबल हो गया है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड माना जाता है, और कोई भी पार्टी को कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पार्टी के ऊपर कुछ भी लाइबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि अब वो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज इम्पॉसिबल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही कुछ केस उसके साथ हो गया है, मान लो उसने 20 दिसंबर को कहा कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो मैं 1 जनवरी तक रुका था, मैंने कहा मैं 1 जनवरी तक वेट करता हूँ, अगर उसने परफॉर्म किया तो ठीक है, परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैं उसके ऊपर केस करूंगा। और 1 जनवरी आने से पहले ही अराउंड 25 दिसंबर के आसपास उसके यहाँ पे उसके लिए ये काम करना इम्पॉसिबल हो गया। मान लो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ हो गई तो अब परफॉर्म कैसे किया जाएगा, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे अब मैं उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता हूँ, ना उसके फैमिली वालों के ऊपर केस कर सकता हूँ, और ना ही वो मुझसे कुछ डिमांड कर सकती है। तो खुद ब खुद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि अब ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में कवर होता है। तो ये एडवांटेज उसके लिए भी रहेगा। ठीक है, फिर आगे बताया है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखो क्या कहा है, इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। मीन्स वो शेड्यूल्ड डेट पे जो हमारा डेट डिसाइड हुआ है 1 जनवरी को, मुझे अब टाइम पे कह रहा है कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अब जो कुछ भी नुकसान होगा मेरा, तो मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो सिंपल एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताया गया है। एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। तो ये कब कैंसिल होता है, कब कमिट होता है एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस की बारी आई है, जिस दिन परफॉर्म करने की बारी है, उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा रहा है। या तो फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। मीन्स अब उसका परफॉर्मेंस चालू है और अभी तक उसने परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट होना बाकी है, और बीच में ही वो कह रहा है मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। या फिर जब परफॉर्मेंस करने की बारी है उसी समय, परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही वो मना कर रहा है, तो ये हो गया एक्चुअल। तो एक्चुअल में दो टाइम है, एक तो परफॉर्मेंस के टाइम पे, परफॉर्मेंस शुरू होने से एग्जैक्ट थोड़ा टाइम पहले, और या तो फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, दोनों समय के बीच में कभी भी वो कैंसिल करेगा ना, तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या कर सकता है प्रॉमिसी। जैसे अदर पार्टी ने, कैटरिंग वाले ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, तो मेरे पास क्या क्या रेमेडी है, तो मेरे पास रेमेडी है, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ फॉर डैमेजेस, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी मान सकता हूँ, मैं केस कर सकता हूँ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे डैमेजेस भी नहीं चाहिए, मुझे लॉस के पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो अब वो परफॉर्मेंस ही चाहिए जो आपने प्रॉमिस किया था। मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ उस बात के लिए कि मुझे वो अब काम चाहिए ही, परफॉर्मेंस चाहिए ही, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ। सूट फॉर इंजेक्शन, मैं आपको रोक सकता हूँ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सूट फॉर इंजेक्शन जहाँ पे अप्लीकेबल होता है, जनरली वो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। मान लो मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, या फिर मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सिर्फ आप मेरे लिए ही काम करोगे, और जब तक आप मेरे लिए काम कर रहे हो, जो भी पीरियड हमने डिसाइड किया है, 1 साल 2 साल, आप मेरे साथ ही काम करोगे, किसी और के साथ काम नहीं करोगे। और मान लो उस दौरान आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हो, लेकिन
जिसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है, जिसने हाँ बोला है कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा, किसी और के लिए काम नहीं करूँगा अगले 2 साल तक, और अभी 6-8 महीने ही हो चुके हैं, उसके बाद उसने किसी और से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं उसको उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, कोर्ट में जाके मैं उसको बोल सकता हूँ कि आपने मुझे मना किया था, आपने मुझे कहा था कि मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो इसको कहते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। मैं केस कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए कि आप किसी और के साथ काम मत करो, ठीक है? फिर सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या होता है? क्वांटम मेरिट का ये इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वांटम मेरिट में क्या होता है? जितना परफॉर्मेंस दिया गया है उसके लिए हम क्लेम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटरिंग वाले के केस में मैं बात कर रहा हूँ। कैटरिंग वाले के साथ मेरा हुआ था कि 1 जनवरी को आके आप करोगे। तो कैटरिंग वाले भी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो भी कुछ एडवांस लेते हैं। मान लो मैंने कहा ठीक है, अब करना आके 1 जनवरी को, हमारा सब कुछ तय हो गया, और एक कंडीशन उसने लगाया कि आपको 50,000 रुपीज़ एडवांस देने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है 50,000 एडवांस ले लो, और बाकी का मैं आपको 1 जनवरी को ही दूंगा जब आप एक्चुअल परफॉर्म करोगे। अब 20 दिसंबर को वो मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, या तो 1 जनवरी को मना कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैंने जो उसको 50,000 रुपीज एडवांस दिया है वो तो उसको लौटाने पड़ेंगे। इसको कहते हैं क्वांटम मेरिट। मीन्स जितना परफॉर्मेंस मैंने दिया है, जितना बेनिफिट सामने वाले को मिला है मेरे परफॉर्मेंस की वजह से, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, और उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तो जो पार्टी का फॉल्ट नहीं है उसकी तरफ से जो परफॉर्मेंस हुआ है, अदर पार्टी को बेनिफिट मिला है, तो वो उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना परफॉर्म किया है उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है कौन सी पार्टी की वजह से, उस पार्टी की वजह से जिसका कोई डिफॉल्ट नहीं है उसको मिलना चाहिए, है ना? यहाँ पे अब मना किसने किया? वो कैटरिंग वाले ने मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, मैंने तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। तो मेरी तरफ से जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो सामने वाली पार्टी को बेनिफिट मिला है, उसको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स, जिसका नुकसान हुआ है, बाय अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो पार्टी अदर पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है उसको compensation देगी। compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नुकसान हुआ है या फिर जो नुकसान हो सकता है वो उसको कॉम्पेंसेशन देना होगा। ठीक है? compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and had broken his contract। तो कहने का मतलब ये है कि जो अ, किसी पर्सन की ऑब्लिगेशन है और वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो अदर पार्टी का जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, तो उस पार्टी को वो भर के देगा जिसका नुकसान हो रहा है, कॉम्पेंसेशन देगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कुछ भी नुकसान होगा उसको वो राइट है उसके पास कि वो अदर पार्टी से रिकवर कर सकता है जो कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, एक बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है वो कौन सा कॉम्पेंसेशन है? जो नेचुरली अराइज होता है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स। मीन्स जैसे से फॉर एग्जांपल अदर पार्टी ने अगर परफॉर्मेंस नहीं किया, तो उसके परफॉर्मेंस ना होने की वजह से जो नेचुरली मेरा नुकसान हो सकता है, जो नेचुरली अराइज होता है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स, सिर्फ वही कॉम्पेंसेशन मैं क्लेम कर सकता हूँ। उसी कॉम्पेंसेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उस समय, है ना? उसके बाद फिर आगे क्या कहा है? स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम ओनली ऑन अ प्रीवियस नोटिस। मैं उससे स्पेशल
डैमेज जो है वो क्लेम नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे स्पेशल डैमेज क्लेम करना है तो मुझे उसको ये पहले इन्फॉर्म करना होगा, उसको मुझे ये पहले ही बताना होगा कि आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा ये सब नुकसान भी होने वाला है। तो अगर मैं उसको कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं उससे सिर्फ जो नेचुरली अराइज होते हैं, जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं, मैं सिर्फ उससे वही ले सकता हूँ। और अगर उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा कुछ स्पेशल डैमेज होने वाला है, तो ये मुझे उसको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही बताना होगा कि देखो आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया ना, तो मेरा ये नुकसान तो होगा जो नेचुरली आप समझ रहे हो, मेरा इसकी वजह से दूसरा भी नुकसान होने वाला है जिसको मैं स्पेशल डैमेज कहूंगा। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे ना, तो ये आपको स्पेशल डैमेजेस भी देने होंगे नॉर्मल के साथ में। तो तभी मैं उससे वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ जब मैंने उसको उसका प्रीवियस नोटिस दिया है। बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। तो लॉस मिनिमाइज करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे, जो कुछ भी है। अब धीरे धीरे आगे आपको क्या बताया गया है, डैमेजेस के टाइप्स बताए गए हैं। तो ये डैमेजेस के जो टाइप्स है ना, ये मैं बाद में कवर करूंगा। ये पहले मैं जो रेमेडीज अवेलेबल है वो कवर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट रेमेडी तो ये है कि जो पार्टी का नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, टूटने की वजह से, उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जो कुछ उसका लॉस हुआ है, डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। पहला रेमेडी ये है। फिर सेकंड जो है, सेकंड रेमेडी क्या है, रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, हम मैं अगर सामने वाली पार्टी परफॉर्मेंस करने से मना कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही है, तो पहला तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं उसके ऊपर केस करूंगा जो मेरा नुकसान हुआ है डैमेजेस के लिए। दूसरा, मेरे पास ये रेमेडी है कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या ट्रीट करूंगा कि वो कैंसल हो चुका है। कैंसल हो चुका है मीन्स मैं मेरी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो चुका हूँ, अब मुझे कोई भी मेरा प्रॉमिस जो है परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रीच हो चुका है, टूट चुका है। तो मैं डैमेजेस के लिए भी क्लेम करूंगा, और मैंने जो प्रॉमिस किया था वो भी अब मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसिंडेड, कि वो कैंसिल हो चुका है। इन सच अ केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशंस। अब म्हणजे मीन्स मैं मेरी ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गया हूँ। एब्सॉल्व का मतलब मुक्त होना, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इज एंटाइटल्ड to compensation for any damages that he might have suffered। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन अ सर्टन डे। एक डेट फिक्स हो गया, ए ने प्रॉमिस किया कि इस डेट को मैं आपको 50 बैग सप्लाई करूंगा सीमेंट की। बी बी ने भी एग्री किया कि मैं आपको इसके जो जैसे ही गुड्स मुझे मिलेंगे, जैसे ही वो 50 बैग्स मुझे मिलेंगे, उसी दिन मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे अब ए जो है, ए ने जो सीमेंट है वो डिलीवर नहीं किया अपॉइंटेड डे पे, मीन्स जो डेट डिसाइड हुई थी उस डेट पे वो सीमेंट वो डिलीवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी जो है वो ए के ऊपर केस कर सकता है डैमेजेस के लिए, वो तो कर ही सकता है, उसके पास एक राइट आ जाएगा। डी, उसके पास एक और राइट आ जाएगा कि अब उसने जो प्रॉमिस किया था गुड्स के जो मैं पैसे दूंगा, अब वो उसको देने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने ऑब्लिगेशन से एब्सॉल्व हो गया। उसकी ऑब्लिगेशन क्या थी, वो गुड्स के पैसे जो उसको देने थे, तो अब उसको वो पे करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब देखो क्या है, वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस, एक पर्सन ने अपनी सर्विस रेंडर की है टू अनदर in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed। मीन्स कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं भी हुआ है, लेकिन एक पार्टी सर्विस रेंडर कर रही है दूसरी पार्टी को, और दोनों पार्टीज का इंडिकेशन क्या है, सर्कमस्टांसेस ऐसे है, सिचुएशन ऐसी है कि वो सिचुएशन इंडिकेट करती है कि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि जो पर्सन सर्विस रेंडर कर रहा है वो पैसे लेगा, और जो जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है परफॉर्मेंस का, वो उसके लिए पे करेगा, मीन्स पेमेंट तो करना ही होगा। द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे। अब क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है, दैट इज एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। मीन्स जितना उसने परफॉर्म किया होगा उतना उसको वो पेमेंट देना होगा जितना वो डिजर्व करता है। इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच had at time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done। तो यहाँ पे
ये क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टी जिसको इंजरी पहुंची है, इंजरी किसकी वजह से पहुंची है, कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, और कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा है, जिसको इंजरी पहुंची है उसने नहीं तोड़ा है, अदर पार्टी ने तोड़ा है। तो जिसको इंजरी पहुंची है, जो इंजर्ड पार्टी है, उसने जो भी परफॉर्मेंस किया होगा, उसको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको उतना पेमेंट मिलना चाहिए। जैसे मैंने उसको एडवांस दिया था कैटरिंग वाले को, अब कैटरिंग वाला मना कर रहा है तो मैं इंजर्ड पार्टी हो गया। तो अब इंजर्ड पार्टी ने जो भी परफॉर्मेंस दिया है, मीन जो कुछ एडवांस दिया है, उसको वो वापस मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दो कंडीशंस है, तभी क्वांटम मेरिट अप्लीकेबल होगा, मीन्स तभी उस परफॉर्मेंस के पैसे मिलेंगे इंजर्ड पार्टी को। इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन डिस्चार्ज। जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, मीन्स खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, तभी वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तभी वो परफॉर्मेंस के पैसे मिलेंगे। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। किसको मिलेगा, जब उस पार्टी ने जिसको इंजरी पहुंची है, जब उसने क्लेम किया होगा उसके लिए, ठीक है, मीन्स केस किया होगा। The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done. मीन्स जो मैंने काम किया है, जो जितना भी मैंने परफॉर्मेंस किया है, मैंने पूरा तो परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन जितना भी मैंने परफॉर्मेंस किया है, उसी बेसिस के ऊपर मुझे उतना पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे अब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, अदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है। तो द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। कब होता है, कब क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम मैं ले सकता हूँ, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जब एग्रीमेंट पता चला कि वॉइड है, या तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तब मैं क्लेम कर सकता हूँ। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेशियसली, मीन्स मैंने जो पेमेंट उसको दिया है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे कुछ दान धर्म करना है, मेरा इंटेंशन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए, सामने वाला अदर पार्टी परफॉर्म करनी चाहिए। तो मैंने जो परफॉर्मेंस किया है, मैंने जो उसको सर्विसेज रेंडर की है, वो कोई दान धर्म के हिसाब से नहीं की है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था दान धर्म वाला। ठीक है। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, मीन्स ऐसा कोई रेम्यूनरेशन वो मुझे देगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ था, ऐसा कोई फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं जब जो भी मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, जो भी मैं परफॉर्मेंस रेंडर कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे वो पेमेंट देगा, ऐसा एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं हुआ था। व्हेन वन पार्टी अबंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी परफॉर्म करने से मना करती है, तभी क्वांटम मेरिट का केस जो है, क्लेम जो है वो अराइज होता है, मीन्स मैं ले सकता हूँ। Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance। जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो पार्टी जिसका कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, उसने अगर कोई बेनिफिट लिया होगा पार्ट परफॉर्मेंस का, तो उस केस में भी क्वांटम मेरिट का क्लेम हो सकता है। When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर बैड वर्क। जैसे मान लो अब यहाँ पे वो कैटरिंग वाला आया तो सही, अब कैटरिंग वाला आया, उसको जो परफॉर्म करना था, खाना उसको बहुत अच्छा बना था, मान लो उसने सब मैसअप कर दिया, उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, अच्छी सर्विस नहीं दिया, किया तो सही काम उसने कंप्लीट, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसने नहीं किया, उसने काम को बिगाड़ दिया, सब नुकसान हो गया, खाने में कोई टेस्ट नहीं था एकदम, सब लोग बहुत बुराई कर रहे थे, क्या खाना बनाया है, कोई मजा नहीं आया, हर कोई बुराई कर रहा है, हर कोई ऐसा बोल रहा है, मीन्स उसने काम तो कंप्लीट किया, कैटरिंग वाले ने अपना परफॉर्मेंस तो किया, लेकिन वो जो काम किया उसने गलत कर दिया, बैड तरीके से कर दिया। तो अब मैं उसको पेमेंट दूंगा, उसके परफॉर्मेंस का पेमेंट दूंगा, बट बैड वर्क के लिए मैं उसका पेमेंट थोड़ा सा काट लूंगा, उसको थोड़े से कम पैसे दूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि आपने बराबर काम नहीं किया है, तो मैं आपको अब पूरे पैसे नहीं दूंगा, आपको कम दूंगा। तो यहाँ पे क्वांटम मेरिट पे उसको पैसे मिल रहे हैं, जितना उसने परफॉर्मेंस दिया है ना, उसके हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी कभी प्रोमिसी जो है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो अदर पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उसके ऊपर केस कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मीन्स आपको वही चीज परफॉर्म करनी होगी जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया था, मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे कोई डैमेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तो मुझे वो परफॉर्मेंस ही चाहिए। ठीक है।
वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडुकेट रेमेडी, मीन्स डैमेजेस मेरे लिए एडुकेट रेमेडी नहीं है। इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी, डायरेक्ट म्हणजे कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है उस पार्टी को जिसने ब्रीच किया हुआ है टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जहाँ पे डैमेजेस से कुछ नहीं होने वाला है, डैमेजेस जो है ये एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो उस केस में कोर्ट जो है जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, ब्रीच किया है, उसको ऑर्डर दे सकती है कि आपको अब वही प्रॉमिस करना होगा फुलफिल जो आपने पहले किया है। ठीक है। सूट फॉर इंजंक्शन मीन्स किसी को रोकने के लिए मैं केस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में इशू may by issuing an injunction order restrain him from doing what he promised not to do। जैसे मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप अगले 1 साल तक मेरे साथ ही काम करोगे, तो इस 1 साल में आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हो, ऐसा सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला ये टर्म्स एंड कंडीशन को निगेट कर रहा है, मीन्स नहीं मान रहा है, मीन्स उसने किसी और के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उसको रोकने के लिए ये केस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एन जो है एक फिल्म स्टार है, इसने एग्री किया कि वो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए ही काम करेगा, एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसके लिए ही काम करेगा, किसी और के लिए काम नहीं करेगा फॉर 1 ईयर। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, तो वो जो फिल्म स्टार है उसने किसी और प्रोड्यूसर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हेल्ड शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको अदर प्रोड्यूसर के साथ काम करने को नहीं मिलेगा, उसको रोका गया, कोर्ट ने उसको रोक दिया। पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन मीन्स जो पार्टी ने राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया है, मीन्स कैंसिल किया है, उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल है, अ पर्सन हु राइटफुली रिसेंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो पर्सन ने सही तरीके से रिसेंड किया है, मीन्स उसका जो ऑब्जेक्ट था वो राइट था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए जो कुछ उसका डैमेज हुआ है नॉन फुलफिलमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये था। अब हमारे जो है डैमेजेस जो था, सबसे पहला जो रेमेडी था डैमेजेस, उसके हमको टाइप्स देखने हैं, कौन कौन से टाइप के डैमेजेस होते हैं। तो एक तो हमने देखा था नॉर्मल डैमेज होता है। नॉर्मल डैमेज मीन्स जो नेचुरली अराइज होता है इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, मीन्स जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान हुआ वो। दूसरा हमने स्पेशल के बारे में चर्चा की थी, स्पेशल डैमेज क्या होता है, वो मुझे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही प्रॉमिसर को बताना पड़ेगा कि अगर आप ये परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके इस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा नॉर्मल डैमेज तो होगा ही, वो तो मैं आपसे क्लेम करूंगा ही, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा दूसरा रेवेन्यू भी डिपेंड करता है, आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो मेरा रेवेन्यू जो है अफेक्ट हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, तो ये हो गया स्पेशल डैमेज। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डैमेजेस के 6 टाइप्स है, हम आप ये सीखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ऑर्डनरी। ऑर्डनरी का मतलब ये होता है नॉर्मल, या इसी को कहते हैं जनरल। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach। मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से जो नेचुरली डैमेज होता है, जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं, वो अदर पार्टी से हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reasons of the breach। मीन्स जो आपका इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है उसके लिए आपको नॉर्मल डैमेजेस नहीं मिलेंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है ऐसा डैमेज हुआ है, नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसका कोई लिंक नहीं लगता है ना, क्योंकि जिसके चांसेस कम है ऐसा वाला डैमेज तो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से होता ही नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस की वजह से तो सिर्फ वही डैमेज हो सकता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आया है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पी जो है, पी की एक फ्लोर मिल थी, एक मिल थी फ्लोर मिल, उसकी जो फ्लोर मिल थी उसका शाफ्ट जो है ये टूट गया था, और ये जब तक शाफ्ट बन के नहीं आएगा
तब तक जो पी की फ्लोर मिल है ये बंद रहेगी। ठीक है, पी ने डी को, ये शाफ्ट जो उसका टूट गया था ये उसने उसको डी को दिया, और डी क्या करता है, डी एक कॉमन कैरियर है, मीन्स एक ट्रांसपोर्ट वाला है। तो पी ने डी को वो शाफ्ट जो टूट गया था उसका, वो डी को दिया, हैंडओवर किया, और उसने कहा कि ये शाफ्ट जो है पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाना है 2 दिन में। ठीक है, जहां पे न्यू शाफ्ट बन के मिलेगा, तो वहां पे पहुंचाना है। डी का काम क्या है, पी से लेके शाफ्ट वो उस प्लेस पे पहुंचाएगा जहां पे नया शाफ्ट बनने वाला है। ठीक है, और इस दौरान उसकी जो मील है वो बंद है। ठीक है, डी ने क्या किया, अब ये उसको 2 दिन के अंदर करना था। डी ने क्या किया, डी ने वो शाफ्ट जो था जो टूट गया था वो तो डिलीवर किया, लेकिन उस डिलीवरी में उसने टाइम लगा दिया, उसने लेट कर दिया और 5 दिन। तो पी की मील तो तब तक बंद थी, फ्लोर मिल जो थी वो बंद थी, क्योंकि शाफ्ट के बिना तो फ्लोर मिल चलेगी नहीं। 2 दिन का डिसाइड हुआ था कि 2 दिन में आपको ये पहुंचाना है, लेकिन उसने 5 दिन लेट कर दिया, उसने 7 दिन लगा दिए। अब पी को वो जो शाफ्ट था टूट गया था वो रिपेयर होके मिला 7 दिन बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी ने डी के ऊपर केस किया फॉर डैमेजेस। पी ने डी के ऊपर केस किया फॉर डैमेजेस, नॉट ओनली फॉर द डिले इन द डिलीवरिंग द ब्रोकन पार्ट बट ऑल्सो फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट सफर्ड बाय द मील फॉर नॉट हैविंग बीन वर्कड। तो पी ने डैमेजेस के लिए क्लेम किया है, और पी ने 2 तरह के डैमेजेस मांगे। एक तो डैमेजेस मांगा कि आपने डिलीवरी देने में डिले कर दिया 5 दिन का, उसके लिए आप डैमेजेस दो। और पी ने एक और बात कही, मुझे अब जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, 5 दिन अगर मेरी मील चलती, आपने 5 दिन डिले कर दिया तो मेरी मील बंद थी। अब ये अगर मेरी मील चलती थी तो मेरा प्रॉफिट अर्न होता था, क्योंकि आपने लेट कर दिया है डिलीवरी तो उसकी वजह से मेरा वो प्रॉफिट गया, तो वो प्रॉफिट भी मुझे भर के दो आप। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये कोर्ट होना, कोर्ट हेल्ड दैट P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profits, because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill, and it was not made known to them that the delay would result in loss of profits। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया, कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि P को सिर्फ नॉर्मल डैमेजेस के लिए ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा। P को जो उसका प्रॉफिट, उसका नुकसान हो गया है, प्रॉफिट जो उसको नहीं मिला, उसका कोई भी डैमेजेस के लिए वो कॉम्पेंसेशन नहीं ले सकता है, वो डी से रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पी ने उसको सिर्फ इतना कहा था कि 2 दिन में ये डिलीवर करना है। पी ने उसको ऐसा नहीं बताया था कि आप लेट करोगे तो मेरी जो मील है ये बंद है, आप अगर लेट करोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जो कुछ भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो मेरा चला जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन उसने डी को नहीं दी थी। तो ये जो है ये स्पेशल टाइप का डैमेज है। अगर पी पहले ही बता देता डी को कि आप देखो ये टाइम पे परफॉर्म नहीं करोगे, आप डिले करोगे ना तो मेरा इतना इतना नुकसान होने वाला है, तो ये स्पेशल डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसको पी को पहले ही बताना पड़ता, लेकिन पी ने उसको ये बात बताई नहीं थी। तो अब डी जो है सिर्फ नॉर्मल डैमेजेस देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ने एग्री किया बी को कि मैं आपको सेल करूंगा, राइस दूंगा मैं आपको, अ, और एक बैग कितने की आएगी, 5000 रुपीज की आएगी, और ये मैं डिलीवरी आपको कब देने वाला हूँ, 2 महीने बाद देने वाला हूँ। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है राइस डिलीवर करने वाला है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, 5000 रुपीज पर बैग आफ्टर 2 मंथ्स। तो जब डिलीवरी की डेट आई, प्राइजेस जो थे वो राइस के बढ़ गए, 5500 पर बैग हो गए। ए ने सोचा कि अब मैं क्यों भी दूं आपको, प्राइजेस हो गए 5500, मैं मार्केट में बेच देता हूँ, जबकि ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी के साथ में कि वो 5000 में उसको देने वाला था। तो ए ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अब बी जो है ए से क्लेम कर सकता है 500 रुपीज, जो डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस वो ए से क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अगर ए डिलीवरी देता तो बी को 5000 रुपीज में राइस मिलता, अब ए उसको डिलीवरी नहीं दे रहा है तो बी को मार्केट से लेना पड़ेगा 5500 में, जो कि 500 उसका नुकसान है, तो वो क्लेम कर सकता है। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। फिर स्पेशल डैमेजेस के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। अभी भी स्पेशल डैमेजेस के केस में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही प्रॉमिसर को बताना होता है। प्रॉमिसर को बताएगा कि अगर आपने टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं किया,
आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा ये नुकसान भी होगा, ये उसको प्रायर नोटिस देनी होगी। तो अगर उसके बाद भी प्रॉमिसर एग्री करता है कि ठीक है मैं परफॉर्मेंस दूंगा, तो फिर मैं उससे नॉमिनल डैमेजेस और नॉर्मल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस दोनों मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ। तो वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मुझे उसको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा पहले, अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages। जैसे वो वही एग्जांपल है कि ए जो है, ए डिलीवर्ड मशीन टू बी, ए ने अब वहां पे जो फ्लोर मिल का शाफ्ट था ना, अब उसकी जगह पे इन्होंने मशीन कर दिया। ए ने बी को मशीन दिया, बी कौन है, कॉमन कैरियर है, ट्रांसपोर्ट वाला है, उसका काम है यहाँ से वहां तक पहुंचाना। तो बी ने वो मशीन उसको कहाँ पे पहुंचानी थी, ए के मील तक पहुंचानी थी विदाउट डिले। ए ने बी को ये भी इन्फॉर्म किया कि मेरी मील जो है ना ये बंद पड़ी है, जब तक ये मशीन वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक मेरी मील शुरू नहीं होगी। बी ने क्या कर दिया, डिले कर दिया पहुंचाने में, जो उनका समय डिसाइड हुआ था उससे उसने लेट कर दिया। अब यहाँ पे बी को इंफॉर्मेशन है कि जब तक मशीन नहीं पहुंचेगी ना तब तक ए की जो मील है ये बंद है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमने देखा था उसको पता नहीं था, उसको सिर्फ इतना पता था कि ये शाफ्ट टूट गया है, इसको रिपेयर करवाना है, तो ये पहुंचाना है वहां पे। उसको ये नहीं पता था कि उसकी वजह से उसकी मील बंद है, उसका प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे अब ए ने उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आप ले तो जा रहे हो मशीन, लेकिन इसको समय पे पहुंचाना है, समय पे अगर आप नहीं पहुंचाओगे ना तो मेरी मील जो है ये मशीन की वजह से बंद है, मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब बी ने डिलीवरी लेट कर दिया और उसकी वजह से क्या हो गया, ए का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गवर्नमेंट के साथ जो उसका चला गया, उसने वो लॉस्ट कर दिया प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of a government contract as A's contract with the government was not brought to the notice of B। यहाँ पे अब A जो है वो नॉर्मल डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है बी से, वो स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम करेगा। जो कुछ उसका नुकसान हुआ है मील बंद होने की वजह से, जो उसका प्रॉफिट उसको नहीं मिला, वो भी अब वो बी से ले सकता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसका गया गवर्नमेंट के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट उसका लॉस्ट हो गया ए का, वो बी से नहीं ले सकता है क्योंकि उसने बी को उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया ही नहीं था। तो अगर स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उसको प्रायर नोटिस दे रहे हो। ठीक है, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब ये जो डैमेजेस है ये सिर्फ दो ही केसेस में मिलते हैं, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजुरी टू हिज और हर फीलिंग्स। मीन्स अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं शादी करूंगा आपसे, और अगर आप प्रॉमिस तोड़ रहे हो तो उस केस में जो उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई है तो अदर पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। वो जो केस करेगी वो कौन से डैमेजेस के लिए करेगी, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर्स चेक। मीन्स किसी बैंकर ने गलती से आपका चेक आया था वो उसने डिसऑनर कर दिया। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक्सिस बैंक में मान लो अकाउंट है, तो एक्सिस बैंक में मैंने मुझे मेरे सप्लायर को चेक दिया, मैंने उससे कुछ गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, मैंने उसको चेक दिया और मेरे अकाउंट में बैलेंस भी था, चेक भी बराबर था, सब कुछ बराबर था। वो जो सप्लायर है वो एक्सिस बैंक में गया चेक क्लियर करवाने और उसको वहां के बैंकर ने मना कर दिया। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों मना किया है, तो उसको समझ में आया कि उससे गलती हो गई। उसको ऐसा लग रहा था मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, उसने गलती से डिसऑनर कर दिया। बैंकर ने मेरा चेक गलती से, कस्टमर का चेक गलती से डिसऑनर कर दिया। तो इस केस में मेरा लॉस हो जाएगा, ये अब वो सप्लायर क्या सोचेगा मेरे बारे में, सप्लायर तो ऐसा सोचेगा ना कि मेरा बैलेंस नहीं था, मेरी रेपुटेशन गई यहाँ पे, अब वो अगली बार मुझे क्रेडिट नहीं देगा, तो यहाँ पे मेरा लॉस ऑफ क्रेडिट हो रहा है। तो जो मेरा लॉस ऑफ क्रेडिट हो रहा है, मेरी जो रेपुटेशन चली गई, उसकी वजह से मैं अब वो बैंकर के ऊपर केस कर सकता हूँ। और मेरा ये जो केस है कौन से डैमेजेस मैं उससे क्लेम कर रहा हूँ, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। मीन्स यहाँ पे मेरा डैमेज हुआ है, मेरा रेपुटेशन गया है, और ऊपर फर्स्ट केस में क्या था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है। तो ऐसे टाइप के नुकसान की वजह से, ऐसे टाइप के डैमेजेस की वजह से जो हम क्लेम करते हैं उसको कहते हैं विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस।
फिर नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस का मतलब नाम ही है, नॉमिनल का मतलब जहाँ पे अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा-मोटा अमाउंट है, तो nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage, means उसका कोई real damage नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉमिसर ने मुझसे कहा था कि परफॉर्म करना होगा, ठीक है, अब प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसके ऊपर केस किया है, तो उस केस में कोर्ट मुझे क्या करेगा, नॉमिनल डैमेजेस के लिए रिवॉर्ड देगा। ठीक है, ये आप लोग, इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टैब्लिश द राइट टू डिक्री फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बस मुझे उसको सिखाना है, इसके लिए मैं उसके ऊपर केस कर रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट इसमें बहुत कम होता है। डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज बाय डिले, अगर कोई डिले हो रहा है और उसकी वजह से गुड्स जो है ये डिटेरियोरेट हो गए, मींस पेरिशेबल गुड्स थे, नुकसान हो गए, सड़ गए गुड्स, खराब हो गए, तो वो जो कुछ नुकसान हुआ है वो मैं अब सामने वाले से भर के ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब अदर पार्टी को भी पता है कि गुड्स जो है ये पेरिशेबल नेचर के है, और अगर उसने डिले कर दिया तो गुड्स जो है ये खराब हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अब कोई नोटिस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उससे ये डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। प्री फिक्स डैमेजेस, प्री फिक्स डैमेजेस नाम ही है, पहले से जो पार्टीज ने डिसाइड करके रखा है। मीन्स कभी कभी क्या होता है, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना वो पहले ही आपस में डिसाइड कर लेती है कि अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ ना, अगर आपने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया ना, तो इतना डैमेजेस हम आपके लिए आपके ऊपर क्लेम करेंगे, तो अमाउंट वो फिक्स कर देती है, उसको कहते हैं प्री फिक्स डैमेजेस। लेकिन हमारी इंडियन कोड जो है, हमारी इंडियन कोड क्या कहती है, हमारी इंडियन कोड कहती है कि आपका कितना नुकसान होने वाला है वो आप पहले एस्टिमेट करो, और वही अमाउंट अगर आप लिखोगे तो उसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर आप कुछ भी अमाउंट रखोगे बिना कुछ रीजनेबली एस्टिमेट किए तो उसको कहते हैं पेनल्टी, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ उतना ही क्लेम मिलेगा जितना आपका नुकसान हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया था कि मैं परफॉर्म करूंगा, तो मैंने कहा देखो हम पहले से ही डिसाइड कर देते, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ना, तो आपसे मैं मेरा इतना इतना नुकसान हो सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है 40,000 रुपीज़ का, तो आपको 40,000 पे करने होंगे। तो ये हमने पहले से फिक्स कर दिया, प्री फिक्स डैमेजेस। अब उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मेरा डैमेज कितना हुआ है ये कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो वो डैमेज हुआ मेरा 50,000 का, तो मुझे 40,000 ही मिलने वाले, क्योंकि हमने फिक्स क्या कर दिया, 40,000 फिक्स कर दिया। और मान लो मेरा डैमेज जो मैंने कैलकुलेट किया कितना डैमेज हुआ आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है 30,000 का, तो अब मैं उससे 40,000 क्लेम नहीं कर सकता हूँ, कोर्ट मुझे 30,000 ही अवार्ड करेगा। कोर्ट कहता है कि जितना आपका नुकसान हुआ है ना आप उतना ही ले सकते हो, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जितना आप दोनों ने डिसाइड किया है मिलके, जो पार्टीज ने बैठ के डिसाइड किया है ना, मैक्सिमम लिमिट होती है। नुकसान कम हुआ है तो क्लेम कम मिलेगा, नुकसान ज्यादा हुआ है तो भाई आपको जो लिमिट आपने डिसाइड करके रखी है ना, प्री फिक्स करके रखी है ना, सिर्फ उतना ही मिलेगा। तो अगर मेरा नुकसान 50,000 का हुआ है तो मुझे 40,000 ही क्लेम मिलेगा, क्योंकि हमने 40,000 डिसाइड किए। और अगर मेरा नुकसान 30,000 हुआ तो मुझे फिर 30,000 ही मिलेगा जो मेरा एक्चुअल नुकसान हुआ है। ये हमारा इंडियन कोड कहता है। ठीक है, तो अगर आप आर्बिट्रेरली फिक्स कर रहे हो, आर्बिट्रेरली मीन्स जस्ट बहुत आपने कुछ एस्टिमेट ही नहीं किया कितना नुकसान होने वाला है, बस आपने जस्ट ऐसे बोल दिया 1 लाख रुपीज, कुछ के कुछ आंकड़ा बोल दिया आपने, कुछ के कुछ फिगर आपने डिसाइड किया है, जिसको हम पेनल्टी कहते हैं। और अगर आप पहले रीजनेबली एस्टिमेट कर रहे हो कितना नुकसान होने वाला है, कितना हो सकता है, और आपने जो अमाउंट फिक्स किया है वो आपके नुकसान के आसपास ही है, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो हमारी कोर्ट जो है ये लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए अलाउ करती है, पेनल्टी के लिए वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बारे में आपको दिया हुआ है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बस उतना बताया गया है कि अगर आप रीजनेबली कितना नुकसान होने वाला है आप अगर वो एस्टिमेट करके लिख रहे हो तो उसको हम लिक्विडेट डैमेजेस कहते हैं। और अगर आप कुछ रीजनेबल एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, जस्ट आप बहुत हेवी अमाउंट चार्ज कर रहे हो अदर पार्टी के ऊपर, तो उसको हम पेनल्टी कहते हैं। ठीक है, अब वही बात कही है कि आप जो कुछ भी होगा, आपका जो प्रीफिक्स अमाउंट रहेगा, अगर आपका नुकसान जो है ज्यादा हुआ है तो आपको प्रीफिक्स अमाउंट का लिमिट जो है उतना ही पैसा मिलेगा, और अगर आपका नुकसान कम हुआ है आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, उतना ही जितना आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो प्रीफिक्स के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो यही था पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में, बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है 5 ये हमने कंप्लीट किया, बहुत इजी था। डैमेजेस के टाइप जो है ये मैंने जानबूझ के
एंड में लिए, इसका रीज़न है कि जब हम बीच में ही डैमेजेस के टाइप्स देखना शुरू कर देते हैं ना, तो बाकी के जो 4 है रेमेडीज़, वो स्टूडेंट लिंक नहीं लगा पाते। इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट जो था हमारा रेमेडी डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 रेमेडीज़ है, ऐसे पाँचों रेमेडीज़ मैंने पहले एक साथ कवर कर लिए, फिर डिटेल में हमने देखा डैमेजेस के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। छोटा-सा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्ज़ाम में केस स्टडी टाइप क्वेश्चन्स भी आता है, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें पूछा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो क्या-क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है? तो आपको उस केस में 5 रेमेडीज़ लिखने होंगे। सबसे पहला रेमेडी है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, ऐसे हमने 5 देखे, वो आपको लिखने पड़ेंगे। उसमें आपको डैमेजेस के टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। डैमेजेस के टाइप्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जिसमें वो पूछता है, तो आपको फिर उसमें डैमेजेस के टाइप्स लिखने होंगे। कभी-कभी एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पूछते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको फिर वो लिखना पड़ेगा। तो ऐसा छोटा-सा यूनिट है, बहुत ईज़ी है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा 6th यूनिट बचता है, वो भी बहुत छोटा है और बहुत ईज़ी है। वो भी हमारा अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हमारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।